हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिकी समरजित। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के ऊपर। सो आप सभी को पता होगा मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मोशंस के बारे में बात करते हैं, मोशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, उसके कॉजेज के बारे में भी बात करते रहते हैं, है ना। और जितने भी मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होते हैं जैसे कि एसेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट, मैकेनिक्स होता क्या है। So what is mechanics? So mechanics is basically study of motion including forces that causes it। मतलब कि भाई स्टडी ऑफ मोशन के बारे में तो बात करेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, वन डायमेंशन में हो रहा है, टू डायमेंशन में हो रहा है, थ्री डायमेंशन में हो रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलेटरी हो रहा है, कैसा हो रहा है, रेक्टिलिनियर हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है वो भी बात करेंगे। साथ में क्यों हो रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मैकेनिक्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करें ना, तो उसे थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है। अब वो थ्री ब्रांचेस क्या क्या होते हैं? एक हमारा होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स एंड तीसरा होता है स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स में क्या अंतर होता है? काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या बोलता है कि कैसे चीजें मूव करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसमें। कैसे चीजें मूव करती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायनामिक्स में भी बोलते हैं कि वाई थिंग्स मूव, क्यों मूव करती है। अब देखो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में एक सिंपल सा गैप, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हमें बस मतलब होता है कि चीजें घूमें, चीजें मूव करे, चीजें मोशन में आ जाए, बट हमें उसके रीजन से कोई मतलब नहीं होता। डायनामिक्स में क्या होता है कि हमें चीजों को मूव कराने के साथ साथ हमें यह भी पता करना होता है, या हमें यह भी चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स लग गया या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। एक होता है स्टैटिक, इसमें चीजें मूव तो नहीं कर रही होती हैं, बट स्टिल हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है वहां पे, कौन सा ग्रुप ऑफ फोर्स लग रहा है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स में। तो बेसिकली मैकेनिक्स का तीन पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। तो आप बेसिकली अभी एक एक करके हम लोग तीनों पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स, बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट फोर्सेस या विदाउट कॉजेज। बेसिकली अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक साइंस ऑफ मोशन होता है जिसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग मोशन करवा रहे हैं, कोई बॉल मूव कर रहा है, प्लैनेट मूव कर रहा है, एटम मूव कर रहा है ना, बहुत सारी चीजें मूव कर रही है, कोई बाइक चला रहा है, कोई गिर रहा है, कोई फ्री फॉल हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है। तो इन दैट केस वो सारी चीजें किस में आती है? काइनेमेटिक्स में आती है। हमें मतलब नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, हमें बस मतलब है कि वो हो रहा है। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे, किसमें? काइनेमेटिक्स में। अब ये कुछ सिचुएशनल एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप जा रहे हो और आपको कोई आपका कोई फेवरेट पर्सन जा रहा है, तो आप उसको देख के दौड़ने भागने लग जाते हो कि नहीं नहीं, उससे तो मिलना है। तो इन दैट केस आप बिना रीजन के आप बस दौड़े जा रहे हो, कुछ होना वाला है नहीं, बट हाँ बस आप चलने के बजाय आप दौड़ना स्टार्ट कर दे रहे हो विदाउट एनी रीजन, बस मोशन में आ गए हो। ये मैटर कर रहा है, क्यों आ गए हो उससे कोई मतलब नहीं अपने को। काइनेमेटिक्स ओनली केयर्स अबाउट योर स्पीड नॉट योर मोटिवेशन, क्यों दौड़ रहे हो, क्या मोटिवेशन है दौड़ने का, उसके बारे में काइनेमेटिक्स कोई बात नहीं करता। वो बस आपके स्पीड पे डिपेंड करता है कि भाई स्पीड हो रहा है, काइनेमेटिक्स लग जाओ, रीजन से कोई लेने देना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात कर ले की क्वांटिटीज जो काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं, तो ये चार का बहुत ज्यादा यूज होता है: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसेलरेशन, टाइम। कुछ कुछ चीजें और है जो मैंने मेंशन नहीं करी है, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वो सब भी काइनेमेटिक्स में हम लोग मेंशन करते हैं। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन आप इंक्लूड कर सकते हो, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन अगर आप इंक्लूड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका ऑलरेडी आ चुका है, स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड करोगे तो वेलोसिटी आपका ऑलरेडी आ चुका है, एसेलरेशन हो गया, एंड टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जो काइनेमेटिक्स के लिए सोल की तरफ प्ले करती हैं अपना रोल, है ना, आत्माएं हैं ये सब काइनेमेटिक्स की। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग बात करें ना, तो एस से रिप्रेजेंट कराते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कराते हैं, एक्सेलरेशन को ए से, एंड टाइम को टी से कराते हैं। यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एम होता है, एम मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे यूनिट जो होता है वो बेसिकली एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है।
अब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो ना, तो आप ऐसे 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 नागिन डांस करके भी जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे सीधा स्ट्रेट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जा सकते हो। तो जो एकदम मिनिमम सा डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये वाला अगर मैं इसे पाथ 1 बोल दूं, और ये वाला जो स्ट्रेट वाला पाथ है इसे मैं पाथ 2 बोल दूं, तो पाथ 1 जो होगा वो पाथ 2 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि वो कर्व लाइन शो कर रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मिनिमम तो नहीं हो सकता। तो इन दैट केस यहाँ पे P1 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो आपको हमेशा मिनिमम वाले पे फोकस करना है, और जैसे ही आप मिनिमम वाले पे फोकस करोगे अपने आप वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। एसेलरेशन के बारे में बात करें तो पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है या कितना वेलोसिटी हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी एसेलरेशन। समझ आ रहा है। टाइम के बारे में तो अब क्या ही बोला जाए, टाइम तो आपको पता ही है, टाइम इज बेसिकली अ यूनिट इन विच वी कैन मेजर ऑल द एक्सपेरिमेंट, कि कितना इंटरवल में वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा है, कितने इंटरवल में वो चीजें हो रही है, तो उसे हम लोग टाइम के बेसिक में देखते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लें इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो काइनेमेटिक्स में बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, तो कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं भाई, v है, u है, a है, t है, ये सारी चीजें हैं, और एक s भी है, तो ये तीनों को मिला करके बनता है वास्तु, है ना, जिसका यूज हम लोग घर बनाने से पहले भी करते हैं। ये चीजों का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये सारी चीजें ठीक हो, तो वास्तु का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब ये वास्तु घर वाला वास्तु नहीं है, v for velocity, a for acceleration, s for displacement, t for time and u for initial velocity and v for final velocity। ठीक है। तो ये चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये v का मतलब क्या होता है भाई, ये v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ये v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और ये u का मतलब होता है भाई इनिशियल वेलोसिटी, कि जब वो चीजें स्टार्ट हो रही होंगी तब उसका समय, या तब उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा। बाकी a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट या t फॉर टाइम आपको पता है। ये तीन इक्वेशंस होते हैं बेसिकली। ठीक है। ये तीन इक्वेशंस होते हैं, ये तीनों इक्वेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डील कर पाओगे। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाओगे। ठीक है भाई। चलो एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ए दिख रहा होगा यहाँ पे, ए जो कि एक्सेलरेशन है, तो ये सारे एक्सेलरेशन कैसे होंगे भाई, कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस एक्सेलरेशन जैसे ही आपके पास आने लग जाते हैं, तो फिर आप उसको अलग तरीके से लिखने लग जाओगे, जो कि होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वो चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, वो चीजें थोड़ी सी हायर लेवल की हैं, वो थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा आपको वेक्टर की बातें भी करनी पड़ेंगी। तो इन दैट केस मैं अभी आपको नॉर्मल लिखते ऐसे ही हैं, बट वहां पे थोड़ा सा कंपोनेंट वाइज हम लोगों को लिखना होता है। सो इन दैट केस यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे काम होगा, पूरे काइनेमेटिक्स में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे काम होता है। ठीक है। तो प्रो टिप आपको यहाँ पे मिल रहा है कि वास्तु का अगर आप ध्यान रखते हैं और अगर आप तीन किसी के बारे में पता है तो आप चौथा आराम से निकाल सकते हैं। ये पांच में से अगर आपको तीन पता है तो बाकी का दो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। फनी टिप ऐसा बोल सकते हो आप कि ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरह हैं, जो कुछ खास टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में वो अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। तो इन सभी चीजों का आपको बस ध्यान रखना होता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक ऐसा सोल की तरह प्ले करता है काइनेमेटिक्स में, जो पूरे काइनेमेटिक्स को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर बात करें इसके बारे में तो ये पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स को अपने अंदर समेट लिया है, और इसी से पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स, तो तीन तरह का मोशन होता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। मैं आपको थोड़ी और अच्छे से बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट पे मूव करो, तो पॉइंट पे मूव करने के लिए आप किधर जा सकते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यानी कि इस पे मूव करना आपके लिए संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो डायमेंशन का हो जाएगा, जीरो डायमेंशन का हो जाएगा। इसी को हम लोग जीरो डी बोलते हैं। अगर मैं आपके लिए इसी पॉइंट का ग्रुप बना दूं ऐसा, तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि सर मैं तो यहाँ पे आगे और पीछे चला जाऊंगा। तो इन दैट केस ये एक रास्ते से आप जा सकते हो, या तो आप आगे जा सकते हो या तो पीछे जा सकते हो, मतलब एक डायरेक्शन में आप जा सकते हो, या तो आगे या तो पीछे, यू हैव वन ऑप्शन। आगे अगर मैं ऐसे अगर बता दूं, एक प्लेन बना दूं आपके लिए, प्लेन, एरोप्लेन नहीं, ये मैं प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है, तो इसमें आप दो तरीके से चल सकते हो, एक आप आगे पीछे चल सकते हो, एक आप हॉरिजॉन्टली चल सकते हो, एक वर्टिकली चल सकते हो। तो यहाँ पे आपको चलने के लिए दो रास्ते हैं,
दो ऑप्शंस हैं, दो डायमेंशन है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि ये टू डायमेंशनल रास्ता है। अगर मैं इसी बहुत सारे प्लेन को इकट्ठा करके आपके लिए एक ऐसा चीज बना दूं, कैसा चीज, 3D दिखने वाला चीज, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा 3D के शेप का, ये रहा 3D के शेप का। तो ये क्या है भाई, इसमें आप देखो कि आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, और आप ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। तो प्लेन की तरह आप आगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो जा ही सकते हो, साथ में आप विड्थ के अलोंग में भी जा सकते हो यहाँ पे। मतलब आपके पास तीन ऑप्शन है जाने के लिए और आने के लिए, तो 3D हो गया ये अपने पास। तो ये 0 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज मिले जिसको आप एक तरीके से ही मूव करा सकते हो, या तो आगे जाओगे या तो पीछे जाओगे, तो वो 1 डायमेंशन। या तो फिर अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिसमें आप आगे और पीछे ऊपर नीचे तीनों जा सकते हो, तो 2 डायमेंशन। और अगर आपके पास कोई चीजें ऐसी आ जाती है कि भाई आप ऊपर नीचे भी जा सकते हो, तो इन दैट केस आपके पास 3 डायमेंशन। जैसे मॉस्क्यूटो जो होता है, मॉस्क्यूटो जो मूव करता है वो कैसे मूव करता है भाई, 3D में करता है। हम ह्यूमंस जो मूव करते हैं, ह्यूमंस ऑन फुट, हम लोग पैरों से जहां मूवमेंट करेंगे। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर एरोप्लेन में तो हम भी 3D में चल जाते हैं, तो भाई एरोप्लेन में जाते हो ना, पैर से तो नहीं जाते हो। 1 डायमेंशन अगर आपको किसी एक वायर पे चलने के लिए बोल दिया जाए, आपने देखा होगा ना कि सर्कस पे चलते हैं, तो वायर पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप 1 डायमेंशन बोल सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके पास यहाँ पे देखो। रनिंग लाइक अ रनिंग टू कैच अ बस, अगर आप बस को पकड़ना चाहते हो तो फिर आपको कैसे दौड़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में दौड़ना पड़ेगा, और वो 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर आप बनाना पील फेंक रहे हो किसी के ऊपर और वो हिट कर रहा है आपके दोस्त को, तो वो जो जाएगा वो 2 डायमेंशन में जाएगा, वो आपका एक्स एक्सिस में जाएगा और वाई एक्सिस में जाएगा। अगर हालांकि ये भी 3D का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट 2D तो नहीं है, 3D भी हो सकता है ये। लाइक अ मॉस्किटो डांसिंग इन योर रूम एट 3 AM, अगर आपके रूम में 3 बजे कोई मच्छर दौड़ रहा है तो वो कैसे दौड़ेगा भाई, वो 3D में दौड़ेगा, है ना। 3D में कहीं पे भी जा सकता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, एंड जेड एक्सिस में भी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपने पास डायनामिक्स। अब हम लोग इसमें मोशन के कॉज के बारे में भी बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कौन फोर्स लगा रहा है, किस फोर्स की वजह से ऐसी चीजें हो रही है, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और जैसे ही फोर्स के बारे में बात करेंगे तो लॉ ऑफ फोर्स तो ऑटोमेटिकली भाई आएगा ही। लॉ ऑफ फोर्स किसने दिया था भाई, न्यूटन्स लॉ ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, आइजक न्यूटन ने। वैसे ये जो पहला लॉ था वो पहले ही प्रपोज कर दिया गया था गैलीलियो के द्वारा, बट उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके इसको थोड़ा मॉडिफाई करके न्यूटन ने हम लोगों के बीच में पेश करा है, जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है अपने को कि भाई अपना जो कैरेक्टर होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, यूनिवर्स में लगभग सारे ऑब्जेक्ट का क्या कैरेक्टर होता है कि वो लेजी रहे। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। कई बहुत सारे जो कॉमिक वाले फिजिक्स के बुक होंगे उसमें आप इसको लॉ, इस लॉ को ना लेजी लॉ के नाम से भी जान सकते हो। लेजी लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, इनर्शियल इनर्शियल लॉ के नाम से, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। इसका बहुत सारा नाम है, इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया तो इसका फॉर्मल नेम है, बाकी इसको मजाक के तौर पे, जोक के फॉर्म में लेजी लॉ बोल सकते हैं। ये क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। सेकंड लॉ क्या कहता है अपने को कि फोर्स जो होता है वो एम ए होता है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है ना, इसका स्टेटमेंट होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू ना लिख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि जितने रेट से आपका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा उसी हिसाब से आपका फोर्स लगेगा। रेट ऑफ चेंज कम हो रहा होगा तो फोर्स कम लगेगा, है ना। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं इतना ही बता दे रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल भी है। थर्ड लॉ में अगर बात करें हम लोग एक्शन और रिएक्शन के बारे में, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ हो गया। तो बेसिकली हम इन सब चीजों के बारे में डील करते हैं कि फोर्स क्यों लग रहा है, थर्ड लॉ की वजह से लग रहा है, सेकंड लॉ की वजह से लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग डायनामिक्स के पास पहुंच जाते हैं। एंड द थर्ड वन लास्ट, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है स्थिर, स्टिल, बट विथ फोर्स, लेकिन वह फोर्स की वजह से स्टिल है। स्टैटिक्स क्या होता है, अबाउट ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में है, जिसके पास जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड लग रहे हैं। फोर्स कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड लग रहे हैं। मतलब इधर से भी 10 न्यूटन कोई लगा रहा है
और इधर से भी 10 न्यूटन कोई लगा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो फोर्स काम करेगा, कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। ऐसे फोर्स को हम लोग बोल देते हैं भाई कि ये कैसा फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप कि एक पिज्जा बॉक्स ऑन योर हेड इफ बैलेंस डजंट फॉल। अगर आप पिज्जा बॉक्स को अपने सर पे बैलेंस कर लेते हो तो इन दैट केस वो फॉल नहीं करता है, क्योंकि उस पे अर्थ के द्वारा ग्रेविटी और आपके द्वारा लगाया जाने वाला बैलेंसिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वो इक्वल हो गया है, तो वो इक्वल हो गया, तो वो बैलेंस हो गया। अ चेयर होल्डिंग योर वेट, एक चेयर जिस पे आप बैठे हो, मैं भी जिस पे बैठा हूं, वो बैलेंस कर रहा है मेरे फोर्स को, है ना। मेरा जितना वेट है और मेरे द्वारा लगाया गया जो नॉर्मल है कुर्सी के ऊपर, वो सारा का सारा एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया, स्टैटिक है। अब मैं रीजन के बारे में भी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक्स वाले पार्ट में मैं घुस चुका हूं मैकेनिक्स के अंदर। की इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल समीशन, ये आपको पता होगा, सिग्मा बोलते हैं इसको। इसका काम होता है सम करना किसी भी क्वांटिटी को जो इसके बाद लिखा रहता है। समेशन ऑफ एफ मतलब पूरा जितना का जितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आप देखो एक फोर्स इधर लग रहा था, मान लो मैं इसे F1 बोलूं और इससे F2 बोलूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि समेशन ऑफ, अगर मैं फोर्स बोलूं, इसको अगर मैं 10 लेता हूं तो इसे मैं नेगेटिव 10 लूंगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है तो 10 और -10 को अगर मैं ऐड कर दूं तो फाइनली हम अपने पास क्या बचता है भाई, 10 और प्लस में -10, तो ये दोनों कट के आ जाएगा क्या, जीरो के बराबर। सो इन दैट केस यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं, टॉ यानी नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, टॉर्क, वो भी अपने पास जीरो होना चाहिए इस केस में, तब हम लोग बोलेंगे कि वो स्टैटिक में है। ठीक है, दिस इंश्योर्स द ऑब्जेक्ट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नो लीनियर और रोटेशनल मोशन, किसी भी तरह का रोटेशनल मोशन, किसी भी तरह का लीनियर मोशन इस पे नहीं हो रहा होता है, ये सारी चीजें स्टैटिक रहती हैं। क्यों रहती है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जब भी कोई चीज स्थिर हो, लेकिन मोशन के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स। जब भी कोई चीज मूव कर रहा हो एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द मोशन और द कॉज ऑफ द मोशन, then we are talking about dynamics. And whenever the object are in motion but we don't care about the cause of force or cause of motion, then we are talking about kinematics. That's it. Kinematics में तीन चार फार्मूलाज होते हैं जो आपको मैंने बता दिया है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। तो ये तीन फार्मूलाज के ऊपर पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स टिका हुआ है। अब मैं एक कंपैरिजन बता देता हूं कि तीनों में तीनों क्या अंतर है। तो भाई ब्रांचेस यहाँ पे आपको पता है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और तीन स्टैटिक्स होते हैं। काइनेमेटिक्स में जो फोकस करते हैं हम लोग, वो किस पे करते हैं भाई, तो मोशन पे बस फोकस करते हैं कि भाई मोशन होना चाहिए, दैट्स इट। क्यों हो रहा है, आई डोंट केयर। मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, बस यस हो रहा है। फोर्स कंसीडर करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायनामिक्स में करना रहता है उसको। तो डायनामिक्स में हम लोग किस पे बात करते हैं भाई, मोशन प्लस कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन में भी है प्लस किस कारण से मोशन में है उसके बारे में बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स। मोशन इन्वॉल्व होता है इसमें, तो बिल्कुल होता है। फोर्स कंसीडर, किस फोर्स की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है मोशन, तो बिल्कुल इसका भी ध्यान रखते हैं। साथ में अगर स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो ये रेस्ट या इक्विलिब्रियम दोनों में रहता है, रेस्ट में भी रह सकता है, और अगर इसके ऊपर बहुत, मतलब दोनों एक ही बात है, बट दोनों में अंतर ये है कि रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में मतलब टोटल फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा है वो बैलेंस लग रहा है। मतलब मोशन हो रहा है क्या इसमें, मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इन दैट केस इसमें क्या फोर्स कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स कंसिडर करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे चीज थे, ये सारे डिफरेंसेस थे, कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स और यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये तीन चीजें होती है रियल लाइफ में। अगर आप एक एग्जांपल देख लो एनालॉगी इसका, तो काइनेमेटिक्स में एक कार अगर आप देख रहे हो जो बहुत दूर से बहुत तेजी से आ रही है, तो बस आप उसे देखो कि भाई कितनी तेजी से आ रही है, बस कितनी तेजी से आ रही है, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट कर लो। क्यों आ रही है, क्यों तेजी से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई लेने देना नहीं है अपने को। काइनेमेटिक्स नहीं देखता ये सारी चीजें। सेकंड चीज बोल रहा है अपने पास डायनामिक्स, तो डायनामिक्स क्या बोल रहा है कि हु प्रेस द एक्सेलरेटर, ये भी देखता है कौन प्रेस किया एक्सेलरेटर, क्यों प्रेस किया है, कहाँ जा रहा है, कौन सी चीजें हो रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा मोशन लग रहा है, कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, ये सारी चीजों के बारे में बात करता है कौन, डायनेमिक्स। तो ये सब टेंशन जो लेना का होता है कॉजेज ऑफ मोशन का, वो डायनेमिक्स लेकर रखता है। स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो पार्किंग इट ऑन अ स्लोप एंड एनालाइजिंग टेंशन इन द ब्रेक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे कि अगर मैं कोई ऐसे प्लेन पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये एक ऐसा प्लेन है जो किस तरह का प्लेन है, स्लोप वाला प्लेन है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख रखा है। मान लो ये रियल लाइफ एनालॉजी ना होकर के ये कार है, इसमें मैंने ब्रेक लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेक तो लगा हुआ है, कायदे से अगर ब्रेक नहीं लगता तो ये क्या होता, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता। तो ऐसे केसेस में इसके ब्रेक्स के ऊपर टेंशन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा,
क्यों लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, वो सारी चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स, तो यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, मतलब कि ये कैसी है, ये स्टैटिक में है, ये रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। बोनस फनी एग्जांपल फॉर यू गाइस, सो काइनेमेटिक्स में योर ब्रेन बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब रन करना बंद कर देता है या फिर बहुत डायरेक्शन में चलने दौड़ने लग जाता है विदाउट नोइंग व्हाई। क्यों दौड़ रहा है इतने सारे डायरेक्शन में, वो आपको पता नहीं होता, बट एग्जाम से पहले आपका दिमाग हर डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। तो ये होता है काइनेमेटिक्स, मतलब दौड़ रहा है भाई, क्यों दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, एग्जाम में बैठे हैं और गाना चल रहा है, आपका फेवरेट वाला सॉन्ग बज रहा है एग्जाम में, तो वो सारी चीजें होती है काइनेमेटिक्स की वजह से, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है डायनेमिक्स, द फोर्स यू योर मॉम अप्लाइज टू मेक यू स्टडी, यानी कि आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने बिठाने के लिए चप्पल, बेलना, बेल्ट, है ना, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। तो यहाँ पे वो रीजन आ गया, कॉज आ गया कि क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे डायनेमिक्स के बारे में बात हो रही है, फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है, मोशन यहाँ भी हो रहा है, बट कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो ये सारी चीजों के बारे में डायनेमिक्स बात करता है, इसलिए आप ये डायनेमिक्स में पढ़ते हो। स्टैटिस्टिक्स, मतलब योर लेजीनेस ऑन संडे आफ्टरनून, नॉट मूविंग बट फुल ऑफ इंटरनल प्रेशर, मतलब संडे का आफ्टरनून रहता है तो आप काफी लेजी तरीके से सोए रहते हो बेड पे, कोई काम नहीं करना है, कुछ स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशंस नहीं है, क्लासेस नहीं है, आप आराम से बैठे हुए पड़े रहते हो, बट आपका जो दिमाग रहता है वो प्रेशर में रहता है कि आज तो संडे है, कल फिर से मंडे होगा, कल फिर से वही 7 दिन वाला जिंदगी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अपने पास स्टैटिक्स में चलते रहती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समराइज मैं एक बार और आखिरी बार कर देता हूँ कि मैकेनिक्स में हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करते हैं भाई, काइनेमेटिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनामिक्स होता है और स्टैटिक्स होता है। मास्टरिंग मोशन हेल्प्स इन, किस किस चीज में हेल्प करता है आपको, फिजिक्स के एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करता है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है, अगर आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल देखते हो, कोई कार आ रही है, ब्रेक लगा रही है, कितने देर बाद रुकेगी, है ना, क्यों लगा रही है ब्रेक, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो दिए हुए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से। आपको फिजिक्स में डेरिवेशन अगर कुछ कुछ करना रहेगा तो आपको काइनेमेटिक्स के कुछ कुछ फार्मूलाज का जरूरत पड़ सकता है, तो इस वजह से आपको मैकेनिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट कंसेप्ट। सो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताना आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक सा टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई डाउट है, देन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।